स्वागत है आप सभी का आपके तीसरे सेट में, जो कि बिहार दरोगा का होने वाला है, जो कि हम लोग रुकमनी के प्रकाशन से कर रहे हैं। ठीक है, जो कि वॉल्यूम 1 का है। तो इसको चलिए कंप्लीट करते हैं देर ना करते हुए, और सारी जानकारियों को डिटेल में समझते हैं, पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम टाइम पर अपडेट्स अवेलेबल करते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे अपडेट्स हम अवेलेबल करते रहें, और टाइम टाइम पर जो भी वैकेंसीज वगैरह हो उसके लिए तैयारी करते रहें, और आप लोगों की भी तैयारी साथ में हम करवाते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए, और सारे ही डिटेल्स को और सारे ही नॉलेज को, सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और हो पाएगा तो उसको हम लोग डील करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं किए होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिहार दरोगा के लिए है, मेंस का है, मुख्य परीक्षा का हर प्रश्न है, जो कि आपका 22/7/2018 को हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग जो डील करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को, मतलब इस सेट को। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल में इसको कंप्लीट करते हैं। और प्लीज़ सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल आपको कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। पहले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देंगे। पहला जो प्रश्न है, सुनहरा चावल जो है किस रोग से आपका जो है किस रोग के बचाव में सहायक है। सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव में सहायक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीरोपैथैल्मिया जो है, जीरोपैथैल्मिया से हम लोग का सहायक है। बहुत लोग बोलेंगे कि जीरोपैथैल्मिया क्या है, तो जीरोपैथैल्मिया के बारे में अगर समझेंगे तो ये देखेंगे, गोल्डन चावल जो है ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है। पहले समझते हैं कि गोल्डन चावल क्या होता है, सुनहरा चावल क्या होता है। तो ये जो है आपका ओरिजा, ठीक है, ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ पे मतलब कि अधिक ज़्यादा फायदा करता है जहाँ पे भी विटामिन ए का कमी होता है। जहाँ पे भी विटामिन ए की कमी होता है वहाँ पे ये गोल्डन चावल जो बहुत फ़ायदा करता है। गोल्डन चावल की जो खबर है वो लगभग 2000 ईस्वी, ठीक है, लगभग 2000 ईस्वी में जो है साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था इसके बारे में। ये जो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी एवं जीरोपैथैल्मिया रोग जो होता है, रतौंधी एवं जीरोपैथैल्मिया रोग जो है, ठीक है, रतौंधी और जीरोपैथैल्मिया रोग जो होता है उसके जो है उसमें निवारक होता है, उसमें ये ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे सुनहरा चावल में, एक इसमें जीरोपैथैल्मिया और जो है रतौंधी में। ठीक है, रतौंधी जिसको बीमारी होती है ना, रात को उनको अच्छे से नहीं दिखता, उस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है आपको जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जो है ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। किससे है, ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। टाइफाइड जो है, मियादी बुखार, टाइफाइड किससे संबंधित है, टाइफाइड जो है आपका पानी खाद्य पदार्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है, पानी खाद्य पदार्थ से संबंधित है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला जो है टाइफी नामक जीवाणु से जो है होता है। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड जो है आपका मियादी बुखार जो है दूषित पानी में खाद्य और पदार्थ से फैलता है। इसके अलावा जो है ये जो बुखार है टाइफाइड जो है, ये साल्मोनेला जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इसमें जो अति का बुखार जो है हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से स्वच्छ पानी की मछली कौन सी है। निम्नलिखित में से स्वच्छ पानी की मछली कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला जो है रोहू दिया है, दूसरा दिया है कतला दिया है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक रे है, और चौथा जो कुत्ता मछली है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि रोहू और कतला जो है ये दोनों ही स्वच्छ पानी की मछलियां हैं, यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां हैं। ठीक है, अब 5वां प्रश्न देखते हैं। आपको 5वां में है
कि आपका वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर उपस्थित है? तो ये जो है आपका देहरादून में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? तो ये देहरादून में उपस्थित है। इसके अलावा देहरादून में एक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है और आपका जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी है। ये दोनों भी देहरादून में उपस्थित है। ठीक है। इसके अलावा और अगर इसमें बात करें डिटेल में तो बेंगलुरु के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें जो है रमन अनुसंधान संस्थान है। क्या है? रमन अनुसंधान संस्थान उपलब्ध है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है? तो इसकी आंसर सही होगा कामेट। ठीक है, कामेट, क्योंकि अन्नपूर्णा भी नहीं है, मकालू भी नहीं है, नमचा बरवा भी नहीं है। ठीक है, कौन सी स्थित है? तो ये कामेट है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है? किस संदर्भ में वहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र सदस्य का जो सम्मेलन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 7। ठीक है, प्राकृतिक आपदा का नियंत्रण के बारे में किया गया था। किस चीज़ के बारे में किया गया था? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के बारे में किया गया था। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8। ठीक है, भारतवर्ष का नूनमती तेल भारतवर्ष का नूनमती तेल, वाह भाई क्या क्या तेल का नाम है। हम अभी तक सरसों रिफाइन और डालडा ही जानते थे। इसके अलावा जैसे नारियल तेल हो गया, उसके अलावा आंवला, ये सब जानते थे, लेकिन ये नूनमती तेल भी पहली बार हम सुन रहे हैं। ठीक है, ये नूनमती तेल, भारत का नूनमती तेल जो शोधक कारखाना स्थित है। नूनमती तेल का जो शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो असम हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, अगर 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? इससे एक बात तो क्लियर है कि हुमायूंनामा का अगर पूछा जाए कि किसने लिखा था तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। लेकिन ये पूछा जाता है कि किसके कहने पर लिखा था, तो ये अकबर के कहने पर लिखा था। किसके कहने पर लिखा था? तो ये अकबर के कहने पर लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। जैसे हुमायूंनामा जो है किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। लेकिन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके कहने पर लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखें 10 नंबर क्वेश्चन, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी में करवाया था। और ये पूछा जाए कि कब करवाया था, तो ये 1303 में करवाया था। कब करवाया था? 1303 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? तो 1303 ईस्वी में करवाया था। अकबर के 1567 ईस्वी में, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ पर शासक था। वहाँ का शासक कौन था उस वक्त? जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो है उदय सिंह था। वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक उदय सिंह था। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय में वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक जो है उदय सिंह था। कौन था? तो उदय सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा ये देखेंगे, ये सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका कथासरित सागर के लेखक कौन है? कथासरित सागर के लेखक कौन है? कथासरित सागर के जो लेखक हैं वो सोमदेव हैं। कौन है? कथासरित सागर के जो लेखक हैं वो सोमदेव हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट तो कौन था? तो आर्यभट्ट। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो इसमें देखेंगे कि निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? इनमें से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
पार्श्वनाथ थे। कौन था? तो पार्श्वनाथ थे। इसके कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो वो करने वाले कौन थे? तो वो करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 17 नंबर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी या फिर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? कौन थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ये सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो इसकी जो सही जवाब है ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है। कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है क्यों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो उन्होंने इसकी जो ये अपनी जो ये उपाधि लौटाई थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान में लौटाई थी, इसके विरोध में लौटाई थी। ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने लौटा दिया था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा 8। कितने मंत्रिमंडल में बने थे? तो ये आपका 8 में बना था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। 1906 में कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इस दिन को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? तो ढाका के कहाँ पे हुई थी? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा महादेव गोविंद राणा डे थे। कौन थे? महादेव गोविंद राणा डे थे। कौन थे? महादेव गोविंद राणा डे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? मतलब दांडी यात्रा का जो प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में है? ठीक है। किस तारीख और वर्ष में है? तो ये सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 में। कब है? तो 12 मार्च 1930 में। कब है? तो 12 मार्च 1930 में है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 23 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर में। 26 नंबर बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, जैसे SLR बढ़ा दी जाए, CRR बढ़ा दी जाए, CRR कम कर दी जाए, ARB
दोनों। तो इसका जो है 26 का ऑप्शन सी होगा, CRR कम कर दी जाए। क्या होगा? CRR कम कर दी जाए। क्या कर दी जाए? CRR कम कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, BSNL। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, BSNL। क्योंकि इसमें भेल भी है, गेल भी है, सेल भी है, बस BSNL नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर देखेंगे, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। क्या गलत है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 28 का देखेंगे कि प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया जाए। ये जो है इसमें गलत है। ठीक है, क्या गलत है? प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया जाए। ये बाकी का 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 29 नंबर में। 29 नंबर में देखेंगे भारतीय नियोजन। ठीक है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा PC महालनोबिस थे। कहाँ थे? PC महालनोबिस थे। कौन थे? PC महालनोबिस थे। ये देखेंगे कि PC महालनोबिस के बारे में एक और चीज़ है कि द्वितीय जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के द्वारा ही महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है। ठीक है, 30 मतलब प्रश्न में क्वेश्चन है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। ठीक है, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना जो है ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण जो है वो क्या है? तो वो है पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति है। पीली क्रांति के बारे में और अगर कुछ समझेंगे तो इसमें आपको बता देते हैं कि पहले पीली क्रांति से पहले ये समझते हैं कि तिलहन के उत्पादन का जो वृद्धि का कारण क्या है, तो आपका पीली क्रांति है। ठीक है, इसमें देखेंगे दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। ठीक है, सब इसी के अंदर में आता है, पीली क्रांति के ही अंदर में आता है। ठीक है, दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल का जो है उत्पादन करने वाला देश है। भारत कृषि से संबंधित वस्तुओं में सबसे अधिक खाद्य तेल का आयात करता है। नीली क्रांति की अगर बारे में बात करें तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। किससे है? नीली क्रांति का उत्पादन मछली उत्पादन से है। वहीं पर अगर श्वेत क्रांति के बारे में समझेंगे तो श्वेत क्रांति का उत्पादन जो है संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ठीक है, श्वेत क्रांति का उत्पादन जो है दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति जो है आपका तिलहन वगैरह हो गया। ठीक है, तिलहन हो गया, उसके अलावा दाल वगैरह हो गया, खाद्य तेल वगैरह हो गया, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट आएगा 32 नंबर में। देखिए भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। कहाँ पे है? केरल में। भारत में सर्वाधिक शिक्षण राज्य कौन सा है? तो भी केरल है। भारत में सबसे सर्वाधिक शिक्षण राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर कौन सा कहाँ का है? तो केरल का है। उसके अलावा देखेंगे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो केरल का ही है। ठीक है, ये सब देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर में। तो विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे गैट हो गया, यानी GAAT, हिंदी में गाट भी बोल सकते हैं। ठीक है, गाट के स्थान पर जो है 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखें WTO जो है विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है।
WTO क्या है? विश्व व्यापार की जो है सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 34 नंबर में। कितने नंबर में? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में आता है। तो ये आपको एक इमेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखेंगे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या जो है ज्ञात करनी है कि इसमें टोटल जो है त्रिभुज कितने हैं, ट्रायंगल जो है कितने हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सिंपल, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले इसको जो है मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग आपको बताते हैं। जैसे इसको A कर लेते हैं, इसको B कर लेते हैं, इसको C कर लेते हैं, इसको D करेंगे, ठीक है। इसको A कर लेंगे, B कर लेंगे, C कर लेंगे, उसके बाद D करेंगे, फिर E करेंगे, F करेंगे, G करेंगे, H करेंगे। इसको जो है ऐसे मतलब कि कंटिन्यूअस साइड से करते जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग जो है एक में हम लोग देख लेंगे कितने हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर करेंगे कुल त्रिभुज की संख्या कितने हैं। पहले इसमें देखेंगे एक में त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4, फिर जैसे 1 2 3 4, फिर ये 5, ठीक है, 6, ये 7, ये 8, यानी कि एक में टोटल कितने त्रिभुज है, एक में 8 त्रिभुज है, ठीक है। तो तीनों में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो कुल त्रिभुजों की संख्या पहले लिखेंगे। जैसे 3 बॉक्स है ना, तीनों के लिए 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 + 8 + 8, ठीक है। प्लस में लिखेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल हो गया ACG, ठीक है। ACG इसके लिए, ठीक है, ये लिखेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ट्रायंगल BHD, ठीक है। ट्रायंगल जो है आपको देखेंगे कि B हो गया, H हो गया, D हो गया, ठीक है। ट्रायंगल BHD, उसके बाद ट्रायंगल जो है CGE प्लस ट्रायंगल HDF हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल आप लोग देख सकते हैं। टोटल 4 ट्रायंगल हो गया दरअसल, ठीक है। ये क्योंकि एक लास्ट वाला ट्रायंगल हमने जो लिखा था, ये ट्रायंगल ACG जो लिखा था उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल जो आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ये 28 होगा, 28 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका जो है समावेश किया गया है, किस में किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा D होगा, यानी कि भाग 4A में किया गया। क्या किया गया है? भाग 4A में किया गया है, ठीक है। ये हो गया इसका सही आंसर। 35 का क्या होगा सही आंसर? भाग 4A में किया गया है, ठीक है। इसमें इसके अलावा देखेंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? उक्त कथन जो है किस विचारक का है? तो इसका सही आंसर होगा हेगेल का है। किसका है? हेगेल का है। किसका ये आपका जो है कथन है, तो हेगेल का कथन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 37 नंबर में। तो ये देखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 में किया गया है। कब किया गया है? 13 दिसंबर 1946 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 38 नंबर में। 38 नंबर में ये देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई है? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर होगा B। क्या होगा? 1929 में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा 1929 से एक चीज़ और याद रखेंगे। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उनकी अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था, ठीक है। ये आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे 39 नंबर। तो इसमें 39 नंबर में जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर
किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका 1909 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1909 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1909 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1909 से एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था। लॉर्ड मार्ले जो कौन था? भारत सचिव था, तथा लॉर्ड मिंटो जो है भारत का वायसराय था। कौन था? भारत का वायसराय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 41 में। 41 देखेंगे कि आपका निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति होना ये आपका आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में ये देखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। ये क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस का सेट 2 में भी देखा है। सेट वन या 2 में भी देखा है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। ये अपना लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये उपाध्यक्ष को करता है। किसको करता है? उपाध्यक्ष को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में आएंगे। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ नहीं है? पंजाब में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? पंजाब में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 44 में। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? तो ये आप देखेंगे आपका जो है मूल अधिकार जो है अनुसूची 15, 16, 19, 29। कौन सा है? 15, 16, 19, 29। इसमें देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया था। कहाँ से अपनाया गया था? अमेरिका के संविधान से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सत्य कथन चुनिए। जो सत्य कथन है उसको चुनना है। ठीक है, सत्य कथन को चुनना है। पहला जो है राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। चौथा है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 46 नंबर सत्य कथन चुनिए। ठीक है, सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। उसके बाद हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। क्या है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। क्या है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। कितने सदस्यों की होती है? तो 25 सदस्यों की होती है। कितने सदस्यों की होती है? 25 सदस्यों की होती है। इसके अलावा देखेंगे राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए या फिर कोरम के लिए गणपूर्ति कहा जाए।
ठीक है, गण पूर्ति कहा जाए या फिर कोरम कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है राज्यसभा में कोरम हेतु, ठीक है, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी सेम ऑप्शन 25 ही रहेगा। ठीक है, राज्यसभा में गण पूर्ति और कोरम हेतु 25 सदस्यों के उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 245 है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, तो 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखेंगे, 48 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 देखेंगे, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। कार्बन नैनोट्यूब जो है निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा फुलेरिन्स का है। किसका है, फुलेरिन्स का है। किसका है, फुलेरिन्स का है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन होगा बेल धातु में। किस में होता है, नहीं होता है, बेल धातु में। ठीक है, तांबा और टीना को ही बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। तांबा को, ठीक है, या फिर टीना को क्या कहा जाता है, बेल धातु कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे 51 नंबर का। ठीक है, 51 नंबर देखेंगे, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है किसके कारण होता है, तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है ये आपका किसके कारण होता है, तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एस्बेस्टस के द्वारा होता है। इसके बाद देखेंगे आपका 52 नंबर। ठीक है, संसद की प्रकलन समिति है। संसद की प्रकलन समिति है, क्या है, किस प्रकार की, स्थायी है। किस प्रकार की है, तो स्थायी प्रकलन समिति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपका। इसके वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत ऑप्शन चुनिए। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ए होगा कि वित्त आयोग के द्वारा जो है की गई सिफारिशें जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। क्या होती हैं, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आपका, इसका जो है 54 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कौन सा, 54 नंबर। यदि ग्रेटर देन का मतलब प्लस है और लेस देन का मतलब माइनस है, तो प्लस का मतलब डिवाइड हो तो इसका जो है मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर जो होगा 18 होगा। ठीक है, अगर आप पूछते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इस एरो का मतलब प्लस होता है तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब माइनस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस का मतलब जो है डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 13 को हम लोग रहने देंगे। ठीक है, 13 को रहने देंगे, 8 को रहने देंगे, पहले 6 और 2 को जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 + 8 माइनस डिवाइड होकर के आया 3। ठीक है, 3 आया। तो अब इसमें देखेंगे कि हम लोग को जो है नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
इसमें से देखेंगे कि अब ये इसको 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का 18 जो सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। किसको, विलुप्त संख्या को। जैसे एक संख्या दिया गया है 51, ठीक है, उसके बाद दिया गया है 66, तो उसके बाद कौन सा संख्या होगा। फिर 102 दिया गया है, 123 दिया गया है, 146 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका डिफरेंसेस हमको निकालना होता है। ठीक है, कि सब में अंतर क्या होता है। जैसे 51 से लेकर 66 के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपका जो है एक 5 हो गया और एक हो गया 6, यानी कि सॉरी 5 हो गया और इधर 1 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो इधर 15 का डिफरेंस है। इसमें हमको नहीं पता है, छोड़ देंगे, यहाँ भी नहीं पता है, छोड़ देंगे। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, आपका जो 102 से लेकर के 123 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखेंगे 3 में से 2 गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर 2 में से 0 गया, 2 हुआ, और ये 1 1 0 हो गया, यानी 21 हो गया। ठीक है, अब इसके ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6 से 3 गया, 3 हुआ, 4 से 2 गया, 2 हुआ। ठीक है, 25 हो गया। 6 से 3 गया 3, सॉरी 23 होगा। ठीक है, 23, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23 हो जाएगा। अब वैसे इसके बाद फिर वापस अगर रिटर्न करेंगे तो जो होगा, देखेंगे कि अब कितना कितना का अंतर आ रहा है। अगर इसके में देखेंगे तो कितना का है, +2 का अंतर है। ठीक है, कितना का, +2 का अंतर है। ठीक है, तब इसमें से इधर भी देखेंगे +2 करेंगे। ठीक है, अब जो आंसर आएगा उसको फिर यहाँ पे +2 करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 102 है, 102 में जैसे कि 21 था, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 19 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19 करेंगे। 102 में मतलब क्या है, 102 में 19 माइनस करेंगे, या फिर 66 में जो है आपका 15 दिया है तो 17 प्लस करेंगे। तो अगर 66 में 17 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। कितना आएगा, 83 आ जाएगा। तो अगर 83 आएगा तो फिर 83 में अगर 19 को जोड़ेंगे तो 102 आ रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। अगर देखेंगे कि 19 में 2 जोड़ रहे हैं तो फिर 9 3 12 का 2, हाथ में 1 हो गया, 8 और 9 10, ठीक है, 102 आ रहा है। तो ये हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, 83 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुक्रम में, ठीक है, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 5 दिया गया, 7 है, 15, 32, 65 और 138। इसके आप लोग अपने से करिएगा, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग आते हैं। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। ठीक है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। जैसे संबंध इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यदि नवीन कहता है, ठीक है, नवीन, पहले तो नवीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, नवीन लिख देते हैं। नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता है। नवीन के क्या कहता है, मोहन की माता जो है मेरी माता है। नवीन क्या कहता है कि मोहन की माता, ठीक है, मोहन की माता, मोहन इधर लिख देते हैं। मोहन की जो माता है मेरी माता है, यानी ये दोनों क्या हो गया, भाई, नवीन और ये भाई हो गया। क्या हो गया, भाई हो गया। इसको बनाने में भी समय लगेगा यार। इसको भी आप लोग मतलब कि इसको भी होमवर्क के तौर पे आप लोग ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका अगर सही आंसर पूछोगे कि क्या होगा, तो सही आंसर मैं बता देता हूँ, मामा होगा। लेकिन इसको आप लोग जो है खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 58 नंबर। ठीक है, रमन पश्चिम की ओर से, रमन जो है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा कौन सी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है बना लेंगे। फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसको बना लेंगे। इसको बनाने के बाद में इसको डायरेक्शन वाइज इसको जो है करेंगे। जैसे कि और जो है उसका पहले कथन को देखेंगे कि वो पहले रमन जो है पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, किधर चल रहा है, पहले पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, पश्चिम चलने के बाद में फिर क्या कर रहा है, वो अब वहाँ से बायां ओर घूम जा रहा है। ठीक है, अपना बायां ओर घूम रहा है।
बायां घूम करके 15 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से वह बायां मुड़ता है और 20 किलोमीटर चला जाता है, तब उसका दिशा किस तरफ होगा? तो इसका दिशा जो सीधा से आप समझ सकते हैं कि पूर्व की तरफ में होगा। किधर होगा? पूर्व की तरफ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न विकल्पों में से चयन का इसको भी आप लोग होमवर्क के तौर में कर लीजिएगा, ये भी होमवर्क के तौर में करिएगा। 62, ठीक है, 60 हो गया, 61 हम लोग आते हैं, 61 पे आते हैं। ठीक है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का उपचयन नहीं होता है? निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का उपचयन नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। कौन सा होगा? सही आंसर डी होगा, NH4 जो है N2 होगा। ठीक है, NH4 N2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में आएंगे। 62 में देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करता है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है निम्न में से किसकी मात्रा कम करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ग्रीन हाउस गैस। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। निर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है। निर्जा का स्तूप होता है। स्तूप यानी पिरामिड होता है। स्तूप का मतलब क्या होता है? पिरामिड होता है। ऊर्जा का स्तूप होता है, क्या होता है? तो ऊर्जा का स्तूप जो है हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि सीधा होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का स्तूप जो है कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक है, टावर वगैरह जो आप लोग देखे होंगे कैसा रहता है? सीधा ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 64 में। 64 में देखेंगे कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है? किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। विलो की लकड़ी जो है हल्की और मजबूत होती है। विलो पेड़ की जो लकड़ी होती है हल्की व मजबूत होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। विलो का पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विलो का पेड़ जो है कश्मीर में पाया जाता है, और वजन में सबसे हल्का और ये बहुत ही मजबूत क्वालिटी का लकड़ी होता है। ठीक है, 65 नंबर देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा जो है कौन सा है? नेलम्बो न्यूसीफेरा जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीवा विज्ञान के पिता जो है अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 67 में। ठीक है, किस में आएंगे? 67 में। 67 में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इसका सही आंसर बी होगा, ड्रम्प। कौन सा है? ड्रम्प। ड्रम्प जो है वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है। ठीक है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 68 में। देखेंगे कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है? तो नेपेंथिज है। क्या है? नेपेंथिज है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में आएंगे। 69 में आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, कौन सा अंग नहीं था? तो बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर पे। 70 नंबर देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से अगर सब देख रहे हैं सब कुछ सेम है तो ये 10 के ऊपर 12 जो है इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट
प्रणोदन में शामिल होता है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्या होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 72 में। 72 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति जो है काम करता है? तो 72 का आंसर ए होगा, बृहस्पति। कौन सा होगा? बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, ये जो है इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा स्पर्श ग्रह भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तारा स्पर्श ग्रह किसे कहा जाता है, तो तारा स्पर्श ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 73 पे। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी जो है डैश तापमान पर उबलेगा। पानी जो है कितने तापमान पर उबलेगा? तो ये इसका देखेंगे 73 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर जो है उबलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका 74 नंबर में। ठीक है, 74 में आएंगे। 74 नंबर देखेंगे, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 76 नंबर, 76 ऑप्शन में। ठीक है, 76 में आएंगे। ये देखेंगे कि आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है सतत विकास के संदर्भ में है। उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक देखेंगे सी, आपका जो है आवर कॉमन फ्यूचर होगा। क्या होगा? आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 77 नंबर का देखेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, विश्व जल दिवस 2022 की अगर थीम पूछी जाए क्या थी, तो ये जो है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 78 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 78 में। देखेंगे कि यहाँ पे मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए जानी जाती है? किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, देखेंगे मेघालय की पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। यहाँ पर देखेंगे क्रमशः गारो, खासी जो है, जयंतिया और मेकिर आदि पहाड़ियाँ भी अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 79 में। भारत की वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? ठीक है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन जो है कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। कब किया गया? तो 1988 में किया गया। कब किया गया है? तो 1988 में किया गया है। नेफा है, NEFA है, नेफा है। नेफा मतलब क्या होता है? इसका जो है सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेफा का जो फुल फॉर्म है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 देखेंगे, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे।
भारत का दक्षिणतम बिंदु है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 83 नंबर, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आएंगे 84 में, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आएंगे 85 नंबर में, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 86 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। क्या है सर्वोच्च चोटी? अनाईमुड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है, तो कागज़ के टुकड़ा को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें से आपको जो सही लगेगा आप जो है चुन लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 88 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 88 में आते हैं। 88 में देखेंगे, दिए गए चित्रों में से एथलीट, एशियन और इंडियन शब्द में सही सही संबंध जो है दर्शाता है। सही संबंध दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक के अंदर एक है। तीसरा जो है यहाँ पे देखेंगे, एथलीट हो गया, एशियन हो गया, इंडियन हो गया। एथलीट एशियन इंडियन, एथलीट एशियन इंडियन। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें ये देखेंगे कि मान लीजिए एक इंडियन मान लेते हैं। ठीक है। एक इंडियन मान लेते हैं, एक को एशियन मान लेते हैं, एक को एथलीट मान लेते हैं। नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा। इसमें फिर देख लेते हैं, इंडियन हो सकता है, फिर एथलीट भी हो सकता है। इंडियन और एथलीट दोनों हो जाएगा। ठीक है। इंडियन हो गया, एशियन हो गया, इंडियन एशियन हो गया और ये एथलीट हो गया। तो ये आपका एथलीट जो है दो इंडियन से भी एशियन से भी दोनों से हो सकता है। इसमें एक इंडियन देखेंगे, एक एशियन देखेंगे। ये एथलीट जो है सिर्फ एशियन से हो रहा है, इंडियन से नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। ठीक है। अभिष्ट संख्या क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 में, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है और उसकी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? ठीक है। अगर 2 से लेकर फिर से देखते हैं, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना, ठीक है, 2 और 7 अंक को इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है। जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, तो 12 हो गया, उसके बाद फिर 17 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया, 32 हो गया, 37 हो गया। इस तरीके से जिसमें 2 और 7 आ रहा है उसका प्रयोग को नहीं करते हुए वो 50 से 99 तक का जो संख्या को लिखता है पूरा। ठीक है। तो इसमें जो है टोटल कितना अंक हो जाएगा? इसमें टोटल जो है आंसर होगा इसका 32 हो जाएगा। ठीक है। कैसे देखिए कि 50 लिखा, 50 के बाद 51 लिखा, फिर 52 नहीं लिखा, फिर 53 लिखा, 54, 55, 56, 57, फिर 57 नहीं होगा, फिर 58, 59 हो गया, फिर 60, 61 हुआ, उसके बाद 62 नहीं लिखा है, फिर 63, 64, 65, 66, फिर 67 को छोड़ के 68, 69, 70 70 आ रहा, सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा। 69 के बाद 70 आएगा नहीं, क्योंकि उसमें भी 7 आ जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर सीधा 80 से स्टार्ट होता है। 80 हो गया, 81 हो गया, फिर 82 नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद 82 छोड़ के 83, 84, 85, 86, फिर 87 को छोड़ करके 88 होगा। उसके बाद में
फिर 89, 90, 91, फिर 93, 94, 95, 96, फिर 98, 99। इस तरीके से टोटल जो कितना होंगे ऑप्शन में, तो ये जो है टोटल 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 32 हो जाएगा। आप लोग ये अपने से भी गिन करके देख सकते हैं। यदि एम 13 है तो पेन का 35 लिखा तो यदि एम का मतलब 13 है, यानी एम बराबर क्या हो गया? 13 हो गया। तो पेन कितना हो गया? पेन का मतलब हो गया 35। ठीक है, पेन का मतलब क्या हो गया? 35 हो गया 35। तो होटल के लिए क्या होगा? तो होटल जो शब्द है उसके लिए नंबर कौन सा होगा? तो इसमें देखेंगे, ये भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे कि एम के लिए क्या हो गया? एम के लिए हो गया आपका 13। ठीक है, पेन के लिए हो गया, पेन के लिए हो गया 35 दिया गया। ठीक है, लेकिन 35 कैसे हुआ इसको देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है AEIOU वैवल के द्वारा जो है या फिर अल्फ़ाबेट का पूरा नंबर सिस्टम जो है याद कर लेंगे, तो आप लोगों को ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे देखेंगे पी हो गया, पी आता है 16 में। उसके बाद आपका जो है ई हो गया, ई आता है 5 में। और एन जो होता है आता है 14 में। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका 35 हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे होटल के लिए, तो होटल के लिए एच जो है, एच 8 नंबर में आएगा। फिर ओ जो है 15 में आएगा। फिर टी है तो वो 20 में आएगा। फिर आपका ई जो है वो 5 में आएगा। फिर एल जो है वो 12 में आएगा। इस तरीके से इन सभी नंबरों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 60 नंबर आएगा। कितना आएगा? 60 नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका जो है, इसका जो सही ऑप्शन है होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे 91 नंबर क्वेश्चन में। निम्न श्रेणी निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें और दाईं ओर से 8वें और दाईं तरफ चौथा अवयव कौन होगा? तो ये देख लेंगे, इसमें को भी आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे होमवर्क के तौर पर। ठीक है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा 92 में। ठीक है, 92 में देखेंगे किसी लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो इसके लिए क्या कैलेंडर आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे इसको देखेंगे तो लीप वर्ष के लिए, ठीक है, लीप वर्ष मतलब जानते हैं कि 31 का जो होता है और सॉरी लीप वर्ष के लिए देखेंगे तो मार्च में हमेशा जो है कितना होता है? मार्च, अप्रैल, मार्च में सितंबर में होता है। तो ये देखेंगे। ठीक है, अगर कैलेंडर पे देखेंगे तो मार्च और सितंबर वाला ऑप्शन जो है आपको सही मिलेगा, क्योंकि मार्च में 31 दिन तथा सितंबर में 30 दिन होता है। ठीक है, तो इसके चलते हो सकता है। तो इसको देखेंगे 92 नंबर को। अब आएंगे 93 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 93 देखेंगे पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 94 नंबर। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है। यदि AQ to AP हो तो निम्न में सही विकल्प क्या होगा? ठीक है, निम्न में सही विकल्प क्या होगा? तो इसको देखेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे जो है व्यास द्वारा, ठीक है, कितना व्यास के द्वारा जैसे दिया गया उसके हिसाब से व्यास द्वारा परिधि का समकोण बनता है। जैसे एंगल देखेंगे APB। ठीक है, APB। इसके अलावा देखेंगे एंगल AQB। ये देखेंगे ये दोनों जो है एक तरह से क्या है? समान है। तो ये कितना एंगल का बना रहा है? तो ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका C, APB और AQB। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में आएंगे। ठीक है, 95 देखेंगे एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। तो अगर उसका वृत्त जो है 880 मीटर है तो उसका वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए परिधि गुने पाई करते हैं। क्या करते हैं? परिधि गुने पाई करते हैं।
परिधि परिधि भागे डिवाइड बाई करते हैं, पाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे परिधि कितना दिया गया है, 880 दिया गया है, ठीक है। आपको जो किससे डिवाइड करना है, पाई से। पाई के मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22 यहाँ हो गया तो गुना में 7 ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, कटने उठने के बाद में आपका 280 मीटर आ जाएगा। आप लोग काट कर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 280 मीटर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो 280 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 96 में आएंगे। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a log b log c है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ए बी सी गुणोत्तर में है, ठीक है। कौन है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, पहले से यहाँ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अगर मान लीजिए बी स्क्वायर करते हैं तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। अगर log b करेंगे तो आपका log b का स्क्वायर करते हैं तो log ए सी हो गया, ठीक है। वहीं पर 2 log b करेंगे तो log a प्लस log c हो जाएगा। और वहीं log b करेंगे, log b करेंगे तो log a प्लस log c भागा 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर का जो 2 था ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हो गया, तो इसलिए हमारा जो सही होगा आंसर इसका तो समानांतर श्रेणी में होगा। क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि सब एक बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे, यदि ए तथा बी क्रमशः असीमिकाएँ 5x+2 ग्रेटर देन 8x - s तथा इतना है, जहाँ x e n का हल जो है समुच्चय है, तो समुच्चय ए बी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका 97 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 98 देखेंगे, 98 का जो है इसका भी आंसर हम बता देते हैं सीधा, आप लोग इसको एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। 98 का भी सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अब पढ़ेंगे 99 का क्वेश्चन। एक खिलौना घन जो है, घन का सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। एक घन को 64 छोटे समान घनों को काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिसकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, जिसकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो इसका जो देखेंगे कि आपका जो है n इक्वल टू, ठीक है, n इक्वल टू √64 हो जाएगा, ठीक है। हाँ हो जाएगा। तब यहाँ पर देखेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो देखेंगे -1 यहाँ पर हो गया, तो 4 - 1 हुआ इक्वल टू 3 हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, काकोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। काकोल पावर जो है विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यह सही आंसर गुजरात हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा हमने आज सेट 3 कंप्लीट किया, जिसमें से टोटल 100 क्वेश्चन आज भी हमने देखे हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए सेट वगैरह लाते रहेंगे और तैयारी करवाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं प्रीवियस ईयर और फिर अपकमिंग जो है जो भी सेट वगैरह के हम आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है उदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों से जुड़े रहें और अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।